भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण के अवसर पर इस विशाल जनसभा में, और विशाल जनसभा से ज्यादा बड़ी बात मैं कहूं, मैं अभी ब्रिगेडियर थापा जी से कहने ही वाला था कि मेरा नंबर यहां से आ गया। ये मेला लगा हुआ है आज बाहर से लेके आने वाले लोग, बार बार मैं कहने वाला था आपको कि लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। इतने हॉल के अंदर तो आ नहीं पा रहे हैं, लगता है आसपास सब विशाल संख्या में यहाँ आए हुए सभी क्षेत्र के हमारे लोगों के बीच में मंच पर आसीन अभी जिनको आप लोगों ने सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय और लगातार लोगों के लिए काम करने वाली बहुत ही सहज सरल विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा का युवा मोर्चा, युवा मोर्चा नेहा जोशी जी, महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जीओसी एवं छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आरएस थापा जी, बीसीएमडीडीए डीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, चेयरमैन नगर पालिका मसूरी मीरा सकलानी जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे सबके बहुत सीनियर हमारे बड़े भाई श्री जोत सिंह गुंसोला जी, पूर्व विधायक मनमोहन सिंह मल्ल जी, यहाँ राजीव गुरुंग जी, प्रदीप रावत जी, रजत अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्षगण सुमित पांडे जी, आशीष शर्मा जी, राहुल चौहान जी, कैप्टन दिनेश प्रधान जी, पूज्य महाराज जी, भरतगिरी जी महाराज, उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण, सभासदगण, और यहाँ अनेक लोग सामने बैठे हुए हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे अशोक वर्मा जी हैं, स्नेही जी हैं, हमारे लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर बबीता जी हैं, विशाल जी हैं, मन्नू भाई, और आचार्य विपिन जी हैं, रघुवीर भंडारी जी से लेकर अनेक सारे हमारे जो है वहाँ शर्मा जी बैठी हुई हैं हमारी सभासद, और सभी मैं अनेक लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हमारे कैंट बोर्ड के सीओ भी बैठे हुए, सभी मंचासीन एवं सामने बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिकों की बड़ी फौज है। कुछ वैसी कैप में दिख रहे हैं, कुछ ढाका टोपी में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से, और सच में आपकी जो ये उपस्थिति है ये हम सबको ऊर्जा दे रही है, और देश के सैनिकों को और ज्यादा ऊर्जा दे रही होगी, जो सीमाओं पर जो है आज डटकर आतंकवादियों को, अलगाववादियों को और आतंकवादियों को पोषित करने वाली पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने का काम हमारे बहादुर जांबाज सैनिक कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी सैनिकगण, हमारे सैन्य अधिकारीगण, हमारे कर्नल साहब समेत सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा सुंदर दिवस भी है। ऐसे दिवस पर आज लोकार्पण हो रहा है। आज मदर डे भी है, और माँ का सबके जीवन में जो स्थान होता है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस संसार में पहला संस्कार, पहली शिक्षा देने का काम
अगर कोई करता है तो सबसे पहले माँ करती है, माँ के बाद पिता करते हैं, पिता के बाद गुरुजन करते हैं। इसलिए माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मैं आज मदर डे के अवसर पर भी आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो ये सुंदर सभागार यहां पर बनकर तैयार हो गया है, उस सभागार की भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सच में आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बंशीधर जी, आपने बहुत सारे इससे बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन आज यहां पहुंचकर मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आसपास इस प्रकार का भव्य और शानदार सभागार बहुत कम है। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन जितनी इसकी ऊंचाई है, जितना लगभग 2000 के लगभग लोग इसके अंदर हैं, अभी इतने लोग बाहर है, पार्किंग भी है। अभी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी मुझे बता रहे थे कि 1000 लोग बैठने का पीछे डाइनिंग हॉल है। तो बड़ा स्थान ये बनकर तैयार हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हर बार सोचता हूं, मैं आप सब लोगों के भरोसे के कारण से, भगवान की कृपा के कारण से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण एक कार्य संस्कृति को मैंने राज्य के अंदर बढ़ाने का, एक कार्य संस्कृति को बनाने का पहले दिन से प्रयास किया है कि अगर किसी भी योजना का हम शिलान्यास करेंगे तो हमारा भरसक प्रयास रहता है कि उसका लोकार्पण भी हम ही करें। इसका अर्थ है कि जिस योजना को शुरू कर रहे हैं उस योजना को पूरा करें। जो योजना शुरू की गई है वो योजना पूरी तरह से संपन्न हो, बन जाए। और आज के दिवस पर मैं सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति। कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है, सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं। और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, चूंकि मैं भी एक सैनिक परिवार का सदस्य हूं, इस नाते पाकिस्तान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि दुर्जन स्वस्व भावेन पर कार्य विनश्यति
नोदर तृप्ति मायाति मूसक वस्त्र भक्षक। इसका अर्थ है कि दुर्जन अपने स्वभाव से दूसरे को हानि पहुंचाता है, और जो वस्त्र को भक्षण करने वाला यानी वस्त्र खाने वाला मूसक होता है, मूसा चूहा, वो पेट भरने के लिए जो है वस्त्र नहीं काटता है, उसका तो उद्देश्य होता है केवल हानि पहुंचाना। आदत होती है हानि पहुंचाने की, नए नए वस्त्रों को काट देती है। आप सबके घर में भी होता होगा, सबके यहां होता है। और पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो सम्मान का जो घी है वो हजम नहीं उसको हो रहा है, और जो ताजा हालात है भारत ने बड़ा दल दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हम मानवता के लिए काम करते हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति रही है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी कि हम छोटे बड़े का भेद नहीं करते, तेरे मेरे का भेद नहीं करते हैं, पूरे संसार को अपना घर मानते हैं, पूरे प्राणी मात्र की चिंता करते हैं, पूरे संसार की चिंता करते हैं। उस आधार पर भारत की सरकार काम करती है। और यहां पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देहरादून से, ये पूरे उत्तराखंड से, देवभूमि से आज हमारे हजारों हजार योद्धा आज देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, 4 दिन पूरी तरह से उनको ठीक करने के बाद हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से अपना साहस दिखाया, उसके बाद उनके ही अनुरोध पर यह ऑपरेशन रोका गया है भाइयों बहनों। और इसके पीछे देश का भी हित है, हमारे सैनिकों की सुरक्षा भी है, और राष्ट्र प्रथम है, इस भावना के साथ काम किया गया है भाइयों बहनों। और 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा, भारतीय सेना की हुंकार देखी, और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। इसलिए देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, और हताशा निराशा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारी सेना और सरकार उसी की भाषा में जवाब देने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हमारी सेना रुकने वाली नहीं है, हमारी सेना आगे बढ़ने वाली है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हम सबके माध्यम से कल हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ सर्वधर्म गोष्ठी का भी आयोजन किया था। सारे लोगों ने, हमने सैनिकों के समर्थन में सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं यहां से दी थी, उनकी सुरक्षा की कामना की थी। यहां से हम 4 धामों से 4 धाम यात्रा भी हमारी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्रा चल रही है। पूरे राज्य के अंदर आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमने सुरक्षा के भी सारे प्रबंध किए हैं। जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में हम अपने धामों से, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहे
और मां भारती की रक्षा के लिए उनके कदम आगे ही बढ़ते जाएं, आगे ही बढ़ते जाएं। भाइयों बहनों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनके नाम से ये सभागार आज बनकर तैयार हुआ है, श्री हरवंश कपूर जी को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और इस लोकार्पण के अवसर पर आप सब लोगों के चेहरों को देखकर, आप सबको देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर। और मैं कपूर साहब के बारे में कहूं तो उन्होंने संपूर्ण जीवन बहुत सहजता से, सरलता से, लगातार रुके बिना, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना अनवरत रूप से समाज की सेवा की। और देहरादून के अंदर उन्होंने अनेक विकास और जन कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने राजनीति को कभी भी सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि उसे जनसेवा का एक पवित्र माध्यम माना। उन्होंने न केवल देहरादून के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि अपने व्यवहार से यहाँ के प्रत्येक नागरिक के दिल में अपने लिए एक विशेष जगह बनाई। उनका सेवा भाव, समर्पण, जनसेवा, इसी के कारण से देहरादून जिले में हमारी पार्टी को भी एक बड़ा जनाधार मिला और यह अवैध किले के रूप में देहरादून जिला बन गया। इसका प्रमाण है कि उनके जिंदा जीते जब तक वो रहे, वो स्वयं 8 बार विधायक चुने गए। फिर आगे सविता कपूर जी आज उसी सीट से उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी गणेश जोशी जी हैं, गणेश जोशी जी जैसे अनेक लोगों को उन्होंने जीवन में प्रेरणा देकर अपने साथ साथ आगे बढ़ाने का भी काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि एमटीडीए द्वारा 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये सामुदायिक भवन अत्याधिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था है, 3 अतिथि कक्ष हैं, 60 से अधिक वाहनों की यहाँ पर पार्किंग है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कम्युनिटी हॉल इस क्षेत्र में होने वाले अनेक कार्यक्रमों में, जिसकी हमें अवसर आवश्यकता रहती है, अनेक प्रकार के समारोह हैं, मंगल कार्य हैं, सामाजिक कार्यक्रम हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा। और साथ में जैसा नेहा ने बात रखी कि यहाँ पर इसका संचालन अच्छा होना चाहिए, और हमारे ब्रिगेडियर थापा साहब ने भी, बंशीधर जी आप इसकी व्यवस्था बना लेंगे। मैं एमडीडीए के बीसी महोदय को जो है इनको कहता हूं कि इसकी अच्छी व्यवस्था बनाएं, जिससे सब लोगों के काम में आए, सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। और हाँ, ये जरूर है कि ये इतना सुंदर बनकर तैयार हो गया है, इसका रखरखाव अच्छा होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि हमने 12 करोड़ खर्च कर दिए, इतना बड़ा सभागार बना दिया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन अगर ठीक प्रकार से इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, देखरेख नहीं होगी, तो ये सच में कुछ दिनों में जितना सुंदर दिख रहा है, उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे घट सकती है। इसलिए हमारा आज ही के पहले दिन से, जिस दिन आज इसका लोकार्पण हुआ है, उसी दिन से इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बना दीजिए। कैंट बोर्ड के लोगों के साथ बैठ जाइए, यहाँ के प्रतिनिधियों को बैठा लीजिए और सबके सुझाव लेकर एक अच्छा जो है इसका वो बना दीजिए। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो बुनियादी ढांचा का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र का सुधार हो, या रोजगार के अवसर सृजित करने हो। किस प्रकार से अभी गणेश जोशी जी जब बोल रहे थे तो मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा 3 सालों में, 3.5 सालों में 22,000 लोगों को नियुक्ति मिली है। ये थोड़ा सा अपडेट नहीं है, क्योंकि उस दिन ये जल्दी आ गए थे कार्यक्रम से। अब ये 22,000 नहीं, अब 23,000 हो गई है, 1,000 और बढ़ गई है इसमें। और मैं आपको आंकड़ा बताऊं, मन्नू भाई, ये आंकड़ा है, मैं कोई ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। राज्य स्थापना के बाद हमारे कुल 12-13 हजार लोगों को नियुक्तियां मिल पाई थी सरकारी नौकरियों में, और उसमें भी हर बार नकल का
मामला आ जाता था, पेपर लीक का आ जाता था, कई माफियाओं की बात आ जाती थी, कोई पेपर हुआ और उसके बाद पेपर लीक का मामला सामना आ गया। कोई परीक्षा संपन्न हुई, हमारे युवा नौजवान गरीब माता पिता के बेटे बेटियां पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी उनके लिए तमाम प्रकार का इंतजाम कर रहे हैं, अपने कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अपने घर के खर्चे कम कर रहे हैं, खाने तक की चीजों में कटौती कर दे रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे और बेटियों को तैयारियां करवा रहे हैं, उनकी कोचिंग करवा रहे हैं, उनका देहरादून में उनको किराए के मकान में रख रहे हैं, कहीं जो भी व्यवस्थाएं उनसे हो सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता था, उनके अंदर योग्यता भी है, प्रतिभा भी है, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी तैयारी है, लेकिन रिजल्ट आ रहा है तो उनका चयन नहीं हो रहा था, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन उनका हो रहा था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। भाइयों बहनों, हमने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया, नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये निर्णय हमने राज्य के उन गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के लिए लिया, हमारे अपने भाई बहनों के लिए लिया कि अब उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं कर पाएगा, कोई उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और प्रतिभा के साथ धोखा नहीं कर पाएगा। उसका परिणाम हुआ कि 3.5 सालों में 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और आने वाले समय में हम इस प्रक्रिया को रोकने वाले नहीं हैं। ये प्रक्रिया हमारी अनवरत रूप से आगे चलती रहेगी। और यह भी बता दूं, इन 23,000 नियुक्तियों में एक भी नकल का मामला नहीं आया है, कोई मामला कोर्ट कचहरी में नहीं गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि जब गरीब माता पिता मिलते हैं, जिनके बेटे और बेटियों का चयन हो जाता है, नौकरी उनको मिल जाती है, तो मुझे कहते हैं कि यही बच्चे हमारे पहले भी इतनी मेहनत कर रहे थे, पहले भी एग्जाम में भाग ले रहे थे, लेकिन इनको नियुक्ति का अवसर नहीं मिल रहा था। आपका जब से नकल विरोधी कानून आया, आपने जब से नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी आपकी सरकार ने, तब से हमारे यही बेटे और बेटियां अब एक साथ 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं, 4-4 जगह पर उनको जो है नियुक्ति का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट, उस इंडेक्स में भी, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देवभूमि उत्तराखंड उस इंडेक्स में पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। पूरे देश के अंदर आप सोचिए, हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है कि हमारा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से देश के बड़े राज्यों में शामिल नहीं है, लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत हमारे राज्य की कार्यशैली ने, कार्य संस्कृति ने किया है कि हम देश में पहले पायदान पर आ गए। इसी प्रकार रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हमने एक साल में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने राज्य के हित में कुछ कठोर निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लगातार टालती रही, जिनकी अनदेखी करती रही। हमने सभी के लिए समान कानून की स्थापना करने के लिए देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य, देवभूमि उत्तराखंड को इसका गौरव प्राप्त हो गया। और देश में सबसे पहले, जैसे मां गंगा यहां से निकलती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकल चुकी है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही भाइयों बहनों, हमने देवभूमि की डेमोग्राफी में, जिसका शुरू से ध्यान दिया जाना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और देवभूमि की जो डेमोग्राफी है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान को और यहां की डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद
और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त प्रावधान भी किए हैं। भाइयों बहनों, हम देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। इस दिशा में देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है। हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले अगले 25 सालों की योजना पर काम कर रहे हैं कि अभी राज्य का रजत जयंती वर्ष है। अभी हमारा राज्य 25 साल में प्रवेश कर गया है और अगले 25 सालों के बाद हमारा राज्य स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष में यानी कि राज्य की स्थापना के 50वें साल में होंगे तो उस समय हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी, उसको ध्यान में रखकर चाहे देहरादून में आज रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाना हो या देहरादून में सोंग बांध का निर्माण करना हो, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। जहां रिस्पना और बिंदाल दोनों के ऊपर एक रिंग रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड बनेगी जो 26 किलोमीटर की होगी भाइयों बहनों, जिसमें लगभग 8000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। और हमने अभी भारत सरकार के राष्ट्रीय सड़क मार्ग परिवहन मंत्रालय से निवेदन किया है, उन्होंने भी हमको कहा है कि हम राज्य का पूरा सहयोग करेंगे। इसके कारण से देहरादून में जो तमाम जाम की समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं, वो समस्याएं हमारी आगे हमारे लिए चुनौती नहीं बनेंगी। हमारा जीवन सरल होगा, आना जाना सरल होगा, यहाँ का यातायात सरल होगा। इसी प्रकार आने वाले समय में हमको पानी की कमी ना हो। जल ही जीवन है कहते हैं हम, जल ही समृद्धि है। जहां जल होगा वहीं जीवन होगा, जहां जल होगा वहीं समृद्धि होगी, वहीं विकास होगा भाइयों बहनों। उसको ध्यान में रखते हुए हमने भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जो हमारे कई सालों से सोंग डैम हमारा प्रस्तावित है उसको आप स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं आप सबकी तरफ से, देहरादून वासियों की तरफ से, कि उन्होंने हमको सोंग डैम की भी स्वीकृति प्रदान कर दी और हमारा सोंग डैम जी बनने की निर्माणाधीन प्रक्रिया में आ गया है। उसके बनने से अगले आने वाले 50 सालों में देहरादून शहर को पानी की कोई कमी नहीं होने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि अनेक योजनाएं, चाहे वो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड हो या हमारा यहाँ लखवाड़ बांध हो या हल्द्वानी में तराई भाबर की बड़ी योजना जमरानी बांध हो, चाहे अभी केदारनाथ का रोपवे हो, हेमकुंड साहब का रोपवे हो, ऐसे अनेक परियोजनाएं, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर हो, टनकपुर शारदा में शारदा कॉरिडोर हो या हमारी हेली सेवाएं हो, अरे हमको सब में स्वीकृति प्रदान हो गई है। आज देहरादून का हमारा एयरपोर्ट, आप याद करिए कुछ सालों पहले कैसा एयरपोर्ट हुआ करता था। आज वो एयरपोर्ट हमारा, जहां से 50 से अधिक फ्लाइटें आज देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान भर रही हैं। आने वाले समय में ये हमारा एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, उसके लिए भी हमने निवेदन किया है। कुछ काम हमको करना है, कुछ काम भारत सरकार को करना है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमने उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सारी औपचारिकताएं राज्य की तरफ से पूरी कर दी है, अब केंद्र की सरकार भी कर रही है, वो भी बन जाएगा। देहरादून से हेली सेवाएं हमने अनेक स्थानों के लिए यहां से प्रारंभ कर दी है। अनेक ऐसे काम आज तेजी से आगे बढ़ रहे। मैं इसके लिए बोलूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि देहरादून को भी हम एक ऐसा आधुनिक शहर बनाएं जहां विकास हो, पर्यावरण संरक्षण हो और जन सुविधाओं के क्षेत्र में देश भर में यह द्रोण नगरी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए
जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प की सिद्धि में हमारे कैंट क्षेत्र के भाई बहन, हमारे देहरादून के भाई बहन, पूरे देवभूमि उत्तराखंड के सभी जन इसी प्रकार आगे भी हमारा सहयोग करते रहेंगे, हमारा समर्थन करते रहेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और आज हमारे श्री गणेश जोशी जी ने जैसा कहा कि ये साल जो 3 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा जो घोषणा की गई थी, थोड़ा उसमें टेक्निकल कुछ कारणों से वो घोषणा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मैं आज ये घोषणा करता हूं कि अब ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ की बात आप छोड़िए, आप ब्याज की बात भी मत करिए। मैंने तो व्यापार कभी किया नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अगर हमने कोई घोषणा कर दी है, वैसे तो जान के ही करते हैं, अगर अनजाने में भी कोई घोषणा हो गई तो घोषणा पूरी होनी चाहिए। तो मैं बंशीधर जी आपसे कहूँगा कि इसको MDDA जो है अपने प्लान में शामिल कर ले, और एक शानदार हॉल, जैसा हॉल ये बना है इससे कम अच्छा हॉल वो भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मसूरी राजधानी है, इन्होंने कहा हमारी मसूरी रानी है, हमारे बन जाएगा ना इससे अच्छा, ऐसा ही बनेगा। अरे अब तो ताली बजा दी, अब MDDA बना देगा, MDDA से ये बन जाएगा। और सालावाला सामुदायिक भवन के लिए भी, इस पर भी जो है जहाँ से बनना वो भी आप लोग विचार कर ले। और इसके लिए जो भवन है ये चलने के लिए, जिसके बारे में मेरी थोड़ी चिंता है, इसकी एक SOP हम बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि ये सामुदायिक भवन उचित दर पर आम जन को उपलब्ध हो सके, आम जनता को मिल जाए। जो लोग साधन संपन्न हैं उनको तो मिल ही जाता है, लेकिन उन लोगों को भी मिल जाए जिनको इसकी आवश्यकता हो, जिनकी बहुत ऊंची पहुंच न हो, जो मंत्री जी तक भी न पहुंच पाए, उनको भी मिल जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो है इस SOP में बनाई जानी चाहिए। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए एक बार फिर से पुनः हरवंश कपूर जी को पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। अतुल जी भी बैठे हैं, और आप सबका धन्यवाद करते हुए आए हुए समाज के, मैं देख रहा हूं विभिन्न वर्गों के लोग आए हुए हैं, विभिन्न, नंदनी जी के पीछे भी काफ़ी लोग बैठे हैं, कंचन जी बैठी हैं, वो बैठे हैं, सब बैठे हैं, और हमारे सिंह सभा के लोग बैठे हैं, गुरुद्वारा सभा के, हमारे सैनिक संगठनों के लोग, अनेक व्यापार सभा के लोग, हमारे तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले, समाज के अनेक आयामों पर अपनी सेवाएं देने वाले, आप सबने मेरा स्वागत किया। मैं भी हृदय से दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप